चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी of a 98% biomass of H2SO4 solution having density 1.25 ग्राम पर cc। तो बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना विद गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास दिया क्या है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म गिवन है मेरे गिवन सॉल्यूशन का, मास परसेंटेज गिवन है। कोई मुझे याद दिलाएगा डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज? न्यूमरेटर में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बोला है कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ अ 98% बाई मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है 98% बाई मास का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम H2SO4 है? 98 ग्राम H2SO4 है। ये मतलब है इस बात का 98 ग्राम H2SO4 है, यही मतलब बेटा इस बात का। मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। इसकी मदद से मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता कर लूं। क्यों भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों पता करना जरूरी है? क्योंकि मोलारिटी लें या मोलालिटी लें, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे मास से वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा। याद दिलाइए मुझे फिर से फॉर्मूले बताइए बेटा। मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला बोलिए। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिनोमिनेटर में एक के अलावा बाकी सब में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। केवल एक में क्या आता है, सॉल्वेंट। तो मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस यूनिट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट में, लीटर में। मिलीलीटर में नहीं, मीटर क्यूब में नहीं, किस में, लीटर, इन लीटर। ठीक है, मोलारिटी निकालेंगे हम, फिर मोलालिटी भी निकालेंगे। उसके लिए मोलालिटी का फॉर्मूला बोलिए बेटा। मोलालिटी का फॉर्मूला पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बोलिए मोलालिटी का फॉर्मूला न्यूमरेटर में क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही आता है न्यूमरेटर में, इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस यूनिट में बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, किलोग्राम या ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन विच यूनिट, किलोग्राम या ग्राम, किलोग्राम। देखिए फिर से मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है। मोलालिटी की डेफिनेशन, मोलालिटी में न्यूमरेटर में आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में आता है एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, बट इन विच यूनिट, किलोग्राम। ये ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। ये यूनिट बहुत ध्यान में रखनी है। क्योंकि कहीं पर ऐसा यूनिट है, कहीं ऐसा यूनिट नहीं है। जैसे लीटर ऐसा यूनिट नहीं है ना, लेकिन किलोग्राम ऐसा यूनिट है। तो जरा शुरू करें। तो मुझे दिया है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है। तो मुझे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की और मोल्स चाहिए सॉल्यूट के। तो दो काम करने पड़ेंगे मुझे, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता करनी पड़ेगी और उस 98 ग्राम H2SO4 के मोल्स पता करने पड़ेंगे। उसके लिए H2SO4 का मोलर मास निकाल के रखना जरूरी है।
बताइए बेटा, H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास बोलना शुरू करिए, कितना होता है, याद है? 98। अब धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए ये, तो निकालना भी आना चाहिए। बोलिए H2SO4 का मोलर मास, हाइड्रोजन का क्या, एक, तो कितनी हाइड्रोजन है, दो, तो 2 ग्राम, प्लस सल्फर एक ही है, एक सल्फर का कितना, 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का कितना, 16, 16 फोर जा 64, तो मोलर मास कितना हो गया बेटा इसका, H2SO4 का, 2 + 32 + 64 कितना हो गया, 98, तो 98 ग्राम पर मोल है। ठीक हो गया। एक बार मोलर मास पता चल गया तो आपको मोल्स पता चल जाएंगे। यहाँ कितने मोल्स हैं 100 ग्राम सोल्यूशन में, 98 ग्राम है H2SO4, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ H2SO4। पर मुझे ये पता लगाना है, मुझे मोलैरिटी पता लगानी पहले, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 1 मोल ऑफ H2SO4 कितनी वॉल्यूम में है। मुझे वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं है, मुझे मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है एक तरीके से, लेकिन मुझे क्या गिवन है एक्स्ट्रा, डेंसिटी। तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम बता देंगे मुझे 100 ग्राम में, 100 ग्राम की कितनी वॉल्यूम है, मास की जगह कितना डाल दूं 100 ग्राम, अपॉन डेंसिटी की जगह कितना डाल दूं 1.25 ग्राम पर सीसी, सीसी को मिलीलीटर भी बोलते हैं हम, क्यूबिक सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं, मिलीलीटर, क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए ना सब कुछ फाइनली, तो मिलीलीटर आ गया न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 100 अपॉन 1.25 मिलीलीटर, कितना हो गया ये 100 अपॉन 1.25, 100 अपॉन 125 इंटू 100 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 जीरोज इसके साथ आके लीटर बना देंगे, तो कितने लीटर हो गया 10 अपॉन 125, 10 अपॉन 125 हो गया 2 अपॉन 25, 2 अपॉन 25, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम है सोल्यूशन का, 2 अपॉन 25 लीटर, तो 2 अपॉन 25, 2 अपॉन 25 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल है H2SO4 का, 1 मोल है H2SO4 का। क्या जल्दी से मोलैरिटी बता देंगे बेटा, मोलैरिटी बता देंगे क्या, मोलैरिटी कितनी हो गई, मोलैरिटी, मोलैरिटी हो गई मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सल्यूट 1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है 2/25 लीटर, 2 अपॉन 25 लीटर, तो ये आ गया बेटा 25/2 लीटर, 25/2 लीटर, सॉरी 25/2 मोल्स पर लीटर। न्यूमरेटर में क्या है मोल्स, डिनोमिनेटर में लीटर, तो 25/2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर को ही हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स पर लीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स पर लीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, नाम क्या बोलते हैं उसका, मोलर, क्या बोलते हैं उसको, मोलर, तो इतना मोलर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मोलैरिटी क्या है इस सोल्यूशन की, मोलैरिटी क्या है बेटा इस सोल्यूशन की, मोलैरिटी क्या है सोल्यूशन की 12.5 मोलर सोल्यूशन है ये क्लियर है अभी तक। अब आते हैं मोलैलिटी निकालने पे, मोलैलिटी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू मोलैरिटी निकालने के। बेटा मुझे याद दिलाइए मोलैरिटी कब यूज होती है और मोलैलिटी कब यूज होती है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो लैब में ज्यादातर क्या यूज होती है, ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, मोलैरिटी या मोलैलिटी, कौन सी ज्यादा यूज होती है,
पता है बेटा। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा यूज होती है इन दोनों में से प्रैक्टिकली? कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा यूज होती है बेटा? मोलैरिटी। कभी कभी मोलैलिटी यूज होती है। मोलैलिटी कब यूज होती है? तो पिछली क्लास में थियरी में कवर किया था हमने। जब कौन से वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं? जब थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज कर जाती है, लेकिन मास चेंज नहीं करता। मोल्स तो चेंज करते ही नहीं ऑब्वियसली। चलिए, तो मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब मुझे सोल्यूशन से सॉल्वेंट पे आना पड़ेगा। फिर से ओरिजिनल से स्टार्ट करूं तो मुझे गिवन था 100 ग्राम सोल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है। बट अब मुझे सॉल्वेंट की बात करनी है। 100 ग्राम पूरा सोल्यूशन का मास है, उसमें से 98 ग्राम तो H2SO4 ही है। तो बचा केवल कितना? कितना बचा? 2 ग्राम। 2 ग्राम सॉल्वेंट के हैं, तो 2 ग्राम सॉल्वेंट में 2 ग्राम सॉल्वेंट क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सॉल्वेंट क्या है, लेकिन 2 ग्राम सॉल्वेंट में कितना H2SO4 है? 98 ग्राम H2SO4। और मुझे पता है 98 ग्राम H2SO4 इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4? 1 मोल ऑफ H2SO4। क्या आप जल्दी से अब मोलैलिटी निकाल सकते हैं? मोलैलिटी को स्मॉल m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। यूनिट क्या होगी मोलैलिटी की? मोल्स पर केजी। बट मोल्स पर केजी को हम बार बार मोल्स पर केजी नहीं लिखेंगे, केवल स्मॉल m का सिंबल लिख देंगे। स्मॉल m का सिंबल को बोलते क्या है? स्मॉल m के सिंबल को बोलते क्या है? क्या? मोलल। कैपिटल M के सिंबल को क्या बोलते हैं? मोलर। कैपिटल M का सिंबल है मोलर, और स्मॉल m का सिंबल क्या है? मोलल। तो मोलैलिटी निकालो, तो मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बट मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट यूनिट? केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 1 है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 2 ग्राम। बट मुझे इसको ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? केजी में। प्लीज बताएंगे 1 ग्राम में कितने केजी? 1 केजी में कितने ग्राम? 1 केजी में 1000 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। 1 ग्राम में कितने केजी? 10 की पावर -3। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका, तो ग्राम की जगह लिख दूंगा 10 की पावर -3 केजी। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा। तो ये हो गया 1000/2 मोल्स पर केजी। 1000/2 मतलब 500। और मोल्स पर केजी को क्या लिख दूंगा बेटा मैं? मोल्स पर केजी को क्या लिख दूंगा? स्मॉल। तो क्या मोलैलिटी है मेरे सोल्यूशन की? 500 मोलल सोल्यूशन है। क्या मोलैरिटी है मेरे सोल्यूशन की? मोलैरिटी क्या बेटा मेरे सोल्यूशन की? 12.5 मोलर सोल्यूशन है। बेटा अगर आप नोट्स पलटें तो एक नोट्स में एक फॉर्मूला लिख के दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। यह है ये वाला, यह है ना नोट्स में फॉर्मूला। मैंने तब भी बोला था आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला। नोट्स में भी इसलिए लिख के दिया है फॉर्मूला कि आपको ये ना लगे कि कुछ मिसिंग है। बट ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे बार बार। फॉर्मूला रट्टा मारने से कंफ्यूजन बहुत होता है इस फॉर्मूले में, यूनिट्स का बहुत पंगा होता है ना यहाँ, कि किस यूनिट में दिया होगा, किस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो आपने कुछ भी छोटी सी गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा।
मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला, जो इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, उसको याद मत रखिए। लिखा हुआ आपके सामने फॉर्मूला, मोलैलिटी इज मोलैरिटी इंटू 1000/1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास, और सॉरी मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इतना सब याद रखने की जगह अब वो करिए जो अभी कराया गया है, समझ रहे हैं? मोलर में भी मोलैरिटी भी निकाल सकता हूं मैं अलग से, और मोलैलिटी भी निकाल सकता हूं। बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है? मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैलिटी की डेफिनेशन। बोलिए बेटा फिर से मोलैरिटी की डेफिनेशन, न्यूमरेटर बोलिए, न्यूमरेटर क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी, मोलैलिटी की डेफिनेशन बोलिए बेटा, न्यूमरेटर मोल्स ऑफ, बोलिए बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, चलिए एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्वेंट आता है। बट सॉल्वेंट का क्या आता है? मास इन केजी। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए बार बार। फॉर्मूला रट्टा मारने से ज्यादा बेटर है, बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखिए बेटा। कोई टाइम नहीं बचता ये फॉर्मूला याद करके लिखने से। कोई टाइम बचता होता तो मैं बोलता आपको ये फॉर्मूला याद रखिए, बट कोई टाइम नहीं बचता, बल्कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपने एक भी गलती करी कहीं पे, कोई 1000 भूल गए, कोई एम नॉट भूल गए, या यूनिट गलत लिख दी कहीं पे, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला ये याद रखना प्रिफर्ड नहीं है। बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखिए। भले ही नोट्स में भी लिख के दिया है, बुक्स में भी लिख के दिया होगा फॉर्मूला, बट इसका ये मतलब नहीं है हम उसको याद करेंगे या उसका यूज करेंगे, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है 45? नेक्स्ट 46, 3 कैपिटल एम। कैपिटल एम को क्या पढ़ेंगे? पढ़ना सीखिए बेटा, ऐसे लिख के देगा सवालों में वो। 3 कैपिटल एम और 3 कैपिटल एल। पढ़िए इसको, क्या लिखा है? अ 3 मोलर 3 लीटर solution of NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, is mixed with another, पढ़िए, 3 मोलर 5 लीटर सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो 2 NaOH के सोल्यूशन है आपके पास। एक 3 मोलर सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 3 है और वॉल्यूम उसकी 3 लीटर है। दूसरा भी 3 मोलर सोल्यूशन है, बट उसकी वॉल्यूम कितनी है? 5 लीटर। दोनों को मिक्स किया। हाउ मच शुड द मिक्सचर बी डाइल्यूटेड so that the final molarity of solution becomes 1 molar? समझ रहे हैं क्या? पहले 2 को मिक्स किया आपस में, सिंगल सोल्यूशन बना दिया, फिर उसके बाद उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करके कितना डाइल्यूशन, कितना सॉल्वेंट ऐड करना चाहिए मुझे, ताकि फाइनल मोलैरिटी कितनी आ जाए मेरे सोल्यूशन की? 1 मोलर। समझ रहे हैं? क्या चेंज नहीं करेगा इस दौरान, इस पूरी प्रोसेस में क्या चेंज नहीं करेगा? कल ही थियरी कराई थी। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? नाम क्या है लॉ का? पिछली क्लास में थियरी कराई है। क्या नाम है लॉ का? डाइल्यूशन लॉ। क्या है? नहीं कराया डाइल्यूशन लॉ? डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है? डाइल्यूशन लॉ कि भाई जब सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे आप तो क्या चेंज नहीं करता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं करेगा। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जब डाइल्यूशन करते हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं करेगा। तो m1 इंटू v1, मतलब इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम, शुड बी इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। याद है ये?
कल ही तो कराया था बेटा, कल कराया था या उससे पहले कराया था? कल कराया था ना, ये भूल गए इतनी जल्दी? तो a 3 molar 3 liter solution of NaOH is mixed with 3 molar 3 liter solution of NaOH. भाई इसमें कितने मोल्स है NaOH के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कितने मोल्स हैं यहां पर? 9 मोल्स हैं NaOH के। और इस वाले सोल्यूशन में कितने मोल्स है बेटा NaOH के? 15 मोल्स है NaOH के। 15 मोल्स ऑफ NaOH, ये थे 9 मोल्स ऑफ NaOH। दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, दोनों को मिक्स कर दिया। कितने मोल्स आ गए मेरे पास अब NaOH के? भाई ये सोल्यूशन था, ये दूसरा सोल्यूशन था, दोनों को मिक्स कर दिया तो सिंगल सोल्यूशन बन गया। क्या था ये? 3 मोलर 3 लीटर सोल्यूशन था NaOH का, ये 3 मोलर 5 लीटर सोल्यूशन था NaOH का। तो कितने मोल्स हैं अब मेरे पास NaOH के? 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 कितना हो गया? 9 प्लस 15 24। 24 मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई? सिंपली 3 लीटर प्लस 5 लीटर विच इज 8 लीटर। तो डिवाइडेड बाई 8 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये अभी भी 3 बचा है, 3 मोल्स पर लीटर या 3 मोलर। मतलब ध्यान से समझिए बेटा, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 3 मोलर थी, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी 3 मोलर थी, सेम सोल्यूट है। अब मैंने 3 मोलर सोल्यूशन को 3 मोलर सोल्यूशन के साथ मिक्स किया तो क्या मेरी कंसंट्रेशन बदलेगी? नहीं, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन अभी भी क्या रहेगी बेटा? 3 मोलर ही रहेगी। ये समझ रहे हैं क्या? देख रहे हैं? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ गए अब मेरे पास। सिंपल सी बात है, एक ग्लास पानी है, उसमें 1 चम्मच नमक आपने मिलाया है, और 2 ग्लास पानी है, उसमें 2 चम्मच नमक आपने मिलाया है। दोनों की मोलैरिटी सेम है नहीं सेम है? मोलैरिटी सेम है दोनों की। जितना इसकी मोलैरिटी होगी उतनी इसकी मोलैरिटी भी होगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स को डबल किया तो वॉल्यूम को भी डबल कर दिया। अब इन दोनों नमक के पानी को मिक्स करके आपने एक बर्तन में मिक्स कर दिया। अब उस बर्तन में नंबर ऑफ मोल्स तो इससे और इसके मिला के नंबर ऑफ मोल्स हो गए, लेकिन मोलैरिटी अभी भी कितनी रहेगी? जितनी थी इसकी है, इसकी मोलैरिटी इसकी अभी भी उतनी रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? या चेंज कर जाएगी बेटा मोलैरिटी? मोलैरिटी वही रहेगी अभी भी। समझ रहे हैं क्या? हाँ, अगर ये कभी आगे सवाल में आएगा भी, अगर ये कुछ और मोलैरिटी का NaOH का सोल्यूशन होता, हो सकता था वो बोल सकता था 3 मोलर 3 लीटर ऑफ NaOH इज मिक्स्ड विथ 4 मोलर 5 लीटर ऑफ NaOH। तब मोलैरिटी क्या हो जाती? बदलती नहीं बदलती? बदलती। बट बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मोल्स ऐड हो जाएंगे। मोलैरिटी ऐड होगी क्या? नहीं, मोलैरिटी ऐड नहीं होगी। मोलैरिटी ऐड नहीं होगी। क्या ऐड होंगे बेटा? मोल्स ऐड होंगे। तो मोल्स यहां पे थे 24, बट वॉल्यूम भी बढ़ के क्या हो गई है? 8 लीटर। इसलिए मोलैरिटी अभी भी कितनी है बेटा इस सोल्यूशन की? 3 मोलर सोल्यूशन है अभी भी। ये समझे क्या? ध्यान दीजिए नंबर ऑफ मोल्स पे। अब वो बोल रहा है हाउ मच शुड द मिक्सचर बी डाइल्यूटेड। अब मुझे इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है मतलब और सॉल्वेंट मिलाना है मुझे, बट सोल्यूट मैं नहीं मिला रहा हूं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला देना। तो कितना डाइल्यूशन करूं, कितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का ऐड करूं कि फाइनली ये कितनी मोलैरिटी का सोल्यूशन बन जाए बेटा? फाइनली कितनी मोलैरिटी का सोल्यूशन बन जाए? 1 मोलैरिटी का। ये चाहिए ना मुझे।
हाउ मच शुड द मिक्सचर बी डाइल्यूटेड सो दैट फाइनल मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 1 मोलर। यही तो है। मान लेते हैं V वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं सॉल्वेंट की एक्स्ट्रा, 8 लीटर तो पहले से थी, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई फिर? फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई? 8 प्लस V लीटर हुई ना। बट क्या सेम रहेगा यहां से यहां आने में? नंबर ऑफ मोल्स। M1V1 must be equal to M2। यहां से क्या V की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे? अगर मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो क्या चेंज नहीं करता बेटा? अगर मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो क्या चेंज नहीं करता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं करते। वहीं से डाइल्यूशन लॉ निकल के आता है। क्या है डाइल्यूशन लॉ की इक्वेशन? इक्वेशन बोलिए बेटा डाइल्यूशन लॉ की। M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 मतलब इनिशियल मोलैरिटी, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इक्वल टू M2 मतलब क्या? फाइनल मोलैरिटी इंटू V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है? बताइए जल्दी से V की वैल्यू। V की वैल्यू बताइए। V की वैल्यू बताइए। 69 भाई 3 इंटू 8 should be equal to 1 into 8 plus V। 8 3 is 24 minus 8 should be equal to V। लीटर में है वॉल्यूम ऑब्वियसली, तो इट इज कमिंग 16 लीटर। मतलब और कितनी वॉल्यूम आपको ऐड करनी चाहिए सॉल्वेंट की ताकि मोलैरिटी 3 मोलर से घट के 1 मोलर हो जाए? कितनी वॉल्यूम और ऐड करनी चाहिए आपको? 16 लीटर वॉल्यूम और ऐड करनी चाहिए सॉल्वेंट की, तब आपकी मोलैरिटी 3 मोलर से घट के क्या हो जाएगी बेटा? 3 मोलर से घट के 1 मोलर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है बेटा? नाम क्या है कंसेप्ट का? डाइल्यूशन लॉ। इक्वेशन क्या है कंसेप्ट की? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मैं बार बार बेटा ये 2 चीजें पूछता रहूंगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का नाम क्या है, और कंसेप्ट की इक्वेशन क्या है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। चलिए, हाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला सवाल है। किया था पिछली क्लास में भी एक एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला सवाल किया था बेटा। ये मुश्किल सवाल होते हैं मोल कंसेप्ट के। इस चैप्टर के सबसे मुश्किल सवाल यही वाले हैं, बाकी इजी है कंपैरेटिवली। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़े से वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले सवाल होते हैं। सवाल है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन gave the following analysis। Carbon is 40%, hydrogen is 33.3%, nitrogen is 46.67%। बेटा ये किस चीज की परसेंटेज दे रखी है? किस क्वांटिटी की परसेंटेज दे रखी है? मास की। क्या मोल्स की परसेंटेज है? नहीं, ये किसकी परसेंटेज है? मास की। मेंशन नहीं है बट ये नॉर्मली जो भी आपको परसेंटेज में देगा वो तो क्या देगा? मोल्स का परसेंट या मास का परसेंट? मास का परसेंट। मतलब अगर इन तीनों का सम देखूं 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तीनों परसेंटेजेस का सम 100 आ रहा है। मतलब 100 ग्राम कंपाउंड में कितने ग्राम कार्बन है? 40 ग्राम तो कार्बन है। कितने ग्राम हाइड्रोजन है? 13.3 ग्राम हाइड्रोजन है। और कितने ग्राम नाइट्रोजन है बेटा? 46.67 ग्राम नाइट्रोजन है। If its molecular weight is 3 times its empirical formula, molecular formula weight is 3 times empirical formula weight। याद है empirical formula और molecular formula? याद है? empirical formula में केवल रेशियो पता चलता है मुझे एटम्स के नंबर का, वहीं molecular formula में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, ये पता चलता है। फिर से याद दिलाऊंगा बेटा एक अच्छे से एग्जाम्पल से, जो कि है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या है बेटा? ये ग्लूकोज का क्या है?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? 6। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। बट अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका? CH2O। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इसका। ये एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो लैब में एक्सपेरिमेंट करके मुझे किसी कंपाउंड का के मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। मैंने क्या किया? 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, 100 ग्राम 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। मुझे नहीं पता ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बट मुझे ये पता है वो तीन एलिमेंट्स हैं उसमें, CXHYONZ। मुझे नहीं पता XYZ की वैल्यू क्या है बेटा, यही पता लगानी है मुझे। तो 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सॉरी 10 नहीं, कितना? 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है बेटा? कार्बन कितना दिया है? 40 ग्राम। हाइड्रोजन कितना दिया है बेटा? 13.3 ग्राम। और नाइट्रोजन कितना दिया है? 46.67 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। तो टेक्निक क्या होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए? हम मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे इंडिविजुअल एटम के मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो मोल्स का आपस में रेशियो होता है वही एटम्स का भी आपस में रेशियो होता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले बताएंगे 40 ग्राम कार्बन का मतलब कितने मोल्स ऑफ कार्बन? पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ कार्बन? 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए यहां 40/12। किसके हैं ये? कार्बन के। हाइड्रोजन के 13.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? नंबर ऑफ मोल्स इज अगेन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ अकेला हाइड्रोजन? 1 ग्राम। तो ये हुआ 13.3/1 मोल्स। ठीक हो गया। 46.67 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है? 46.67 अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अकेले नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होता है बेटा? 14। तो 46.67 अपॉन 14। इतने कार्बन के मोल्स हैं, इतने हाइड्रोजन के मोल हैं, इतने नाइट्रोजन के मोल्स हैं, गिवन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। अब मुझे इनका होल नंबर रेशियो निकालना है, आपस में होल नंबर रेशियो निकालना है बेटा। तो ये कितना हो गया अगर नंबर निकालूं मैं? ये 10, ये कितना है? 3.33। ये है 13.3। और ये कितना है? ये कैलकुलेट करें बेटा, 46.67 अपॉन 14। 14 3 42 4 6, फिर से 3 42, फिर से 3 देख रहे हैं कुछ? देख रहे हैं बेटा? कार्बन के मोल्स और नाइट्रोजन के मोल्स का रेशियो सेम है, 1:1 है, लेकिन इसका अलग है। तो पूरे सबको डिवाइड कर देता हूं सबसे छोटे नंबर से, मतलब 3.33 से। तो सबको 3.33 से अगर डिवाइड करूंगा, सबको 3.3 डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 13.3 अपॉन 3.33। कितना हो गया बेटा? 13.3 अपॉन 3.33। 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 3.33 इंटू 4 करिए,
3.33 इंटू 4 करिए, आ रहा है करीब 13.33, आएगा ना, होल नंबर ही आना चाहिए, नहीं क्या? 0.33 इंटू 4 करिए, या फिर आप फ्रैक्शन में डील करना जानते हैं, अगर 3.33 का फ्रैक्शन बोलेंगे आप मुझे, फ्रैक्शंस में डील करना 10/3, बेटा 0.33 का फ्रैक्शन बोलिए, पहले 0.33 का फ्रैक्शन बोलिए 1/3, 0.66 का फ्रैक्शन बोलिए 2/3, नहीं 1.33 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1.33, 4/3, अरे 1 प्लस 0.33, नहीं 2.33 का फ्रैक्शन क्या होगा? 2.33 का फ्रैक्शन, अरे 2 में 1/3 ऐड हो रहा है, कितना? 7/3, नहीं नहीं बैठ पा रहे दिमाग में, हाँ फ्रैक्शंस डेसिमल, बेटा इतना तो सीखा होना चाहिए आपने, 10 तक नहीं सीखा इतना, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन नहीं सीखा है कभी? 0.33, 1.33, 2.33, 3.33, 4.33, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ 15.33, तो सिंपली 15 प्लस 0.33, 15 प्लस 1/3, दिमाग में नहीं कर पा रहे, 15 प्लस 1/3 46/3, नहीं क्या? 15 3 था 45 प्लस 1, तो 15.33 का फ्रैक्शन क्या है बेटा? 46/3, कभी कभी 0.66 भी आएगा हमारे फ्रैक्शंस में, 0.66 का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3, तो अगर मेरे से पूछ लिया 10/10.66 का फ्रैक्शन बोलिए, 10.66 का फ्रैक्शन बोलिए बेटा, 10 प्लस 2/3, 10 प्लस 2/3 इज 32/3, वैसे ही मैं यहां बोल रहा हूं 13.3 एन न्यूमरेटर में 13.3 का फ्रैक्शन बोलिए बेटा, 13 प्लस 1/3, 13 प्लस 1/3 इज 33 था 39 प्लस 1 40/3, और 3.33 का फ्रैक्शन बोलिए, 3.33 का फ्रैक्शन 10/3, 3 प्लस 1/3, नहीं कर पा रहे, 3 प्लस 1/3 10/3, इसका फ्रैक्शन हो गया 10/3, 3 से 3 कटा, क्या रहा है ये 4, तो क्या रेशियो है बेटा? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का 1:4:1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH4n, CH4n, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH4n, हो गया, बट मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बताना है, उसके लिए उसने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज 3 टाइम्स इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से 3 गुना ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एम्पेरिकल फॉर्मूले के मुकाबले हर एटम 3 टाइम्स होगा, तो क्या हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का? C3H12N3, नहीं दिख रहा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is CH4n x टाइम्स जो भी x या जो भी p टाइम्स p एक नेचुरल नंबर है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, तो क्या आ गया बेटा? यहां कितने टाइम्स है इस सवाल में? 3 टाइम्स, तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H12N3, ये हमारा फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला निकालने वाले क्वेश्चन ही सबसे मुश्किल सवाल होते हैं,
मोल कंसेप्ट फिलहाल इस चैप्टर। ठीक है, पढ़ो आगे। चलिए, तो थियरी जो थोड़ी बहुत बची हम करेंगे थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, स्पेशल थियरी जो बची है, बट मेजर थियरी कवर हो गई बेटा हमारी। तो प्रॉब्लम हमने अभी तक सॉल्व की, और बार बार हर चैप्टर में यही करेंगे हम। पहले थियरी करेंगे, साथ में प्रॉब्लम्स करेंगे उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया आए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और हम नीट के पीवाईक्यूज भी करेंगे और जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी करेंगे बेटा। तो आपको समझ में भी आएगा कि दोनों में लेवल का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीज पढ़नी पड़ती है दोनों के लिए। तो पहले करेंगे हम नीट का पीवाईक्यू। तो अभी जो 2025 में आया है, पिछले मई 2025 में जो पेपर हुआ था नीट का, उसमें ये सवाल आए हैं। पहला क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, कोई कैलकुलेशन नहीं है फिलहाल। तो ये आपके सामने 4 लॉज दिए हुए हैं, याद है 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बोलिए पहला क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिया किसने था? एंटोइन लेवेसायर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किसने दिया था? प्राउस्ट। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, किसने दिया था? डाल्टन ने खुद दिया था। चौथा लॉ, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, किसने दिया था? ये-लुसाक। पांचवा लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, किसने दिया था? अवोगाद्रो ने। ये 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। एक छठा भी होता है वैसे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट हम उसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में उसको काउंट नहीं किया गया है, तो हम भी काउंट नहीं करते हैं। बट पता होना चाहिए आपको कि एक और लॉ है। तो बताइए बेटा, डाल्टन एटॉमिक थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा डाल्टन एटॉमिक थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्यों भाई, क्या दिक्कत थी? भाई ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोपोर्शन तो खुद ही दिया था डाल्टन ने, तो वो तो खुद अपने दिए हुए लॉ को तो थियरी से एक्सप्लेन करेंगे ही। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और ये लॉ इनसे पहले आए हैं, इनसे पहले आए हैं, सीक्वेंस में पढ़ा है ना हमने, जैसे जैसे आए थे वो टाइम के साथ। सबसे पहले कौन सा लॉ आया? जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा, जिस सीक्वेंस में लॉज आए हैं उसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा बेटा उनको। सबसे पहले कौन सा आया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर उसके बाद क्या आया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। फिर उसके बाद अवोगाद्रो लॉ। और इन सबको कंबाइन करके डाल्टन एटॉमिक थियरी। बट डाल्टन एटॉमिक थियरी एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी थी, मॉलिक्यूलर थियरी नहीं। डाल्टन ने किसकी बात की थी? एटम्स की। तब तक मॉलिक्यूल्स की कोई बात नहीं हुई थी। डाल्टन एटॉमिक थियरी के पॉइंट्स अगर आप पढ़ें तो उनमें मॉलिक्यूल कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो तो बाद में पता चला हमें कि एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तब तक तो एक तरीके से ये समझा जाता था कि हर सब्सटेंस के एटम्स अलग अलग होते हैं। हर मतलब वुड का एटम अलग है, मेटल का एटम अलग है, आपकी बॉडी के एटम अलग हैं, आपकी स्किन के एटम अलग हैं, आपके ब्लड के एटम्स अलग हैं। बट बाद में डाल्टन एटॉमिक थियरी के बाद भी पता चला कि एक्चुअली एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनते हैं। तो इन चारों में से कौन सा वाला लॉ डाल्टन एटॉमिक थियरी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। गैसेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? जैसे
2 होता है, N2 होता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं गैसेस। तो इसलिए वहां डाल्टन की थियरी जब आप गैसियस वॉल्यूम के लिए लगाते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती, वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। क्या मॉलिक्यूल्स के मोल्स कंजर्व रहते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिएक्शन में? नहीं ना, मॉलिक्यूल्स के मोल्स कंजर्व रहने कोई जरूरी नहीं है क्या जरूरी? जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये केमिकल रिएक्शन है हमारी एक। इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है कि भाई ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। इसका अगर 1 मोल है, इसके 3 मोल हैं, तो इसके 2 मोल बनते हैं। क्या मोल्स का नंबर कंजर्व रहता है केमिकल रिएक्शन में? नहीं, बट एटम्स का नंबर कंजर्व रहता है। LHS में नाइट्रोजन के जितने एटम्स हैं, RHS में नाइट्रोजन के उतने एटम्स होने चाहिए। LHS में हाइड्रोजन के जितने एटम्स हैं, RHS में भी हाइड्रोजन के उतने एटम होने चाहिए। ये समझ रहे हैं क्या? तो गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी डाल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग भाई अगर नाइट्रोजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होके इसके एटम बना रहे हैं, NH3 के एटम्स बना रहे हैं, तो भाई इसके एटम प्लस इसके एटम शुड बी इक्वल टू इसके एटम्स। बट ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या बेटा? नहीं। इसके जितने नाइट्रोजन की जितनी एंटिटीज हैं और हाइड्रोजन की जितनी एंटिटीज हैं वो मिलके NH3 की एंटिटीज के बराबर नहीं है। नहीं है ना, एमोनिया की एंटिटी के बराबर नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी। बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि डाल्टन की थियरी से क्या मिसिंग थे बेटा? डाल्टन की थियरी से क्या मिसिंग थे? मॉलिक्यूल्स मिसिंग थे, जो कि बाद में इंक्लूड किए गए। बढ़ो आगे। तो ये सवाल आया हुआ है बेटा अभी 2025 नीट में। नेक्स्ट, ये दूसरा सवाल आया 2025 नीट में ही। ये थोड़ा सा रिडॉक्स से रिलेटेड है, हम करेंगे। हमारा 5वां चैप्टर होगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, करेंगे हम। बट आप अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस सवाल को, प्रेजेंट नॉलेज से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट आर। जैसे कंपाउंड है KO2, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, KO2। आपको पता है पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियड टेबल में? फर्स्ट ग्रुप का। सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ये पढ़ा है कभी ऑक्टेट कंप्लीट करना 8, 9, 10 क्लास में? तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो पोटेशियम में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो जाती है +1। वहीं ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन की वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो उसकी होती है -2। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 यूजुअली। अब जैसे H2O में हाइड्रोजन की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। तो ये +1 2 -2 मिलके 0 हो जाता है। बट यहां पर ये स्पेशल केसेस हैं दोनों, KO2 और H2O2। यहां पर H2O2 भी स्पेशल केस है। H2O2 में भी ऑक्सीजन की -2 नहीं होती, ऑक्सीजन की -1, हाइड्रोजन की भी +1, तब ये कंबाइन होके 0 बनाते हैं। क्या इसको अभी नहीं कर रहे हम, बट दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पोटेशियम की +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों रिजेक्ट हो गए। दूसरे वाले में ऑक्सीजन की -1 है, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो आंसर केवल क्या आया? फर्स्ट।
ठीक है, बट ज़्यादा डिटेल हम इसकी कब करेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन जब रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे, वैलेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, उसी पेपर में ये फिर से सवाल आया है, सेम पेपर की बात हो रही है 2025 के नीट के पेपर की। तो अगर देखूं रिडॉक्स का वो सवाल था दूसरा वाला, पहला वाला सवाल तो मोल कंसेप्ट का ही था, और ये सवाल भी किसका है, मोल कंसेप्ट का। तो आप देख रहे हैं 45 में से 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से आए हैं। Among the following, choose ones with equal number of atoms. 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, मोलर मास दे रखा है, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। मोलर मास क्या दे रखा है Na2CO3 का, 106। तो जल्दी से नंबर ऑफ मोल बता देंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स Na, ए वाले में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, फॉर्मूला बोलिए बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलर मास, मास इज 212, मोलर मास इज 106। तो कितने मोल्स हैं बेटा, 2 मोल्स हैं। फिर 248 ग्राम ऑफ Na2O, मोलर मास भी गिवन है Na2O का, कितना दे रखा है Na2O का मोलर मास 62। इसके मोल्स बताएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट बी, कंपाउंड बी कितना हो गया 248 अपॉन 62, कितने टाइम जा रहा है ये इससे, अच्छे नंबर दे रखे हैं, 4 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स कट रहा है ना इससे, मतलब बी वाले कंपाउंड के 4 मोल्स प्रेजेंट हैं। सी 240 ग्राम ऑफ NaOH, बोलिए बेटा कितना हुआ, 240 डिवाइडेड बाई 40 कितना हुआ 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, हाइड्रोजन 12 ग्राम हाइड्रोजन, मोलर मास हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम होता है, अकेले हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम होता है, बट H2 का 2 ग्राम, कितना हो गया 12/2 कितना हो गया 6। और नंबर ऑफ मोल्स इन एलिमेंट कंपाउंड ई CO2, CO2 का मोलर मास क्या होता है 44, मास कितना दे रखा है CO2 का 220, तो 220 अपॉन 44 कितने टाइम जा रहा है बेटा, ये जा रहा है क्या 5 टाइम जा रहा है क्या, 5 4 20 फिर 22। तो बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा एटम्स, हाँ एटम्स, एटम्स की बात हो रही है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए। अब तो ए वाले के 2 मोल्स हैं मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, काउंट करिए कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, 2 3 और 3 6, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम, एक मोल में 6 मोल एटम्स, तो 2 मोल में कितने मोल्स एटम्स 12 मोल्स एटम्स, अलग अलग एटम्स हैं लेकिन है तो 12 मोल एटम्स के। हाँ बी वाले को देखिए, बी वाले में कितने मोल है एटम के, ध्यान से, अगर आपने जल्दीबाजी में ये 2 कर दिए ना तो गलत हो जाएगा, समझ रहे ना, एटम्स का मोल निकालना है हमको, एटम्स के नंबर निकालने हैं भाई। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में 3, तो 4 मोल में कितने मोल एटम के 4 3 12, 12 मोल्स ऑफ एटम। नेक्स्ट, एक एटम में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम 3, तो 6 मोल में कितने मोल्स, 6 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल में कितने मोल्स ऑफ एटम्स 18। डी पर आते हैं, 6 मोल्स हैं डी वाले कंपाउंड के, बट एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है बेटा 2, तो कितने मोल्स हो जाएंगे इसमें 12। फिर CO2 में कितने, CO2 में कितने 3, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो कितने मोल्स 5 मोल्स में, 5 मोल्स मॉलिक्यूल में 15 मोल्स ऑफ एटम। हाँ तो किसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर है बेटा, किन किन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं गिवन, ए बी और सी,
सी और ई में अलग अलग हैं, तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? कौन सा हो गया? सेकंड ऑफ एबीडी ओनली। मुश्किल लग रहा है सवाल? मुश्किल है क्या सवाल? सिंपल क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। मुश्किल सवाल होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाला सवाल आया, उसमें टाइम लगता है। मुश्किल वो भी नहीं होता ज्यादा अगर आपको प्रोसीजर पता है अच्छे से, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। बढ़ो आगे। तो बेटा नीट में 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में मोल कंसेप्ट के, इसको हम रिडॉक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। बट मोल कंसेप्ट से 2 सवाल आए थे 45 में से। फिर उसके बाद अभी जनवरी में जो मेंस हुआ है बेटा, जनवरी में जो मेंस हुआ है उसके सवाल भी प्रिंट करके दिए ना आपको। टोटल कितने सवाल हैं देखिए, टोटल कितने सवाल हैं वो, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं वो 15। कितनी शिफ्ट्स में? टोटल 10 शिफ्ट हुई, टोटल 10 शिफ्ट हुई और 10 शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आए। एक पेपर में ऑन द एवरेज 1.5 क्वेश्चन। ऐसा क्या होगा, किसी पेपर में एक सवाल आया होगा 25 में से, किसी में 2 सवाल भी आ सकते हैं। तो इसलिए जेई मेंस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा, 1 to 2 क्वेश्चंस। कभी एक सवाल भी आ सकता है, कभी 2 सवाल भी आ सकते हैं। 25 में 2 सवाल आना बहुत बड़ी बात होती है ना, एक छोटे से चैप्टर से 25 में से 2 सवाल, समझ रहे हैं? 100 में से 8 मार्क्स, 100 में से 8 मार्क्स। तो पहला सवाल देखते हैं, ये आया है 21 जनवरी के पेपर में, 21 जनवरी में शिफ्ट 1 में सवाल आया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा। बोल रहा है 80 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो उसमें कुछ CXHY होगा। 80 ml of hydrocarbon on mixing with 266 ml of oxygen, 264 ml of oxygen। जब कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मुझे पता लगाना है, दिख रहा है ना ऑप्शन से, तो अननोन है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। मान लिया मैंने हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, CXHY। तो CXHY, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये हमने किया है बेटा रेगुलर लेक्चर में, याद है? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करना मतलब कंबशन करना, तो क्या क्या कन्वर्ट हो जाता है वो, CO2 एंड H2O। हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन CO2 एंड H2O में कन्वर्ट होता है, ठीक हो गया। तो बोल रहा है 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, 80 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन मिक्सिंग विथ 264 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। गैसियस फॉर्म में है दोनों, भाई हाइड्रोकार्बन भी गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। तो कंबशन हो रहा है, द रेजिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन ऑक्यूपाई 224 लीटर। ये रिएक्शन कर देंगे, CO2 और H2O मिल जाएगा, बट फिर मैंने गैस को ठंडा कर दिया, फाइनल को 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर गैस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये समझते हैं ना। वाटर क्या आ जाएगा, लिक्विड या सॉलिड फेज में आ जाएगा, लेकिन CO2 और O2 तब भी क्या रहेंगे, गैस फॉर्म में रहेंगे। When the system is treated with potassium hydroxide solution, the volume decreases to 64 ml. Then formula of hydrocarbon is। तो हो क्या रहा है इस पूरे सवाल में, समझेंगे, अच्छा सवाल है। एक हाइड्रोकार्बन है जो अननोन है हमारे लिए, वो ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन दिखा रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 एंड H2O में, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम इसकी दी है, इसकी भी दी है, और वो बोल रहा है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होना मतलब ये फाइनली 0 बचेगा, ये गायब हो चुका होगा, समझ रहे हैं क्या, ये गायब हो चुका होगा ना, ऑक्सीजन कुछ बचेगी, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, इसका ही मतलब है।
और उसके बाद फिर जो भी गैसेस मिल रही हैं, द रेजिडुअल गैस आफ्टर कूलिंग इज 273। ये गैस नहीं रहेगी, ये गैस रहेगी और ऑक्सीजन भी गैस रहेगी। तो आफ्टर रिएक्शन इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम मिला के क्या बोल रखा है बेटा, 224 ml, ये दे रखी है मुझे। तो बोल रहा है व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64। अब ये थोड़ा सा आपको आगे जाके पता चलेगा, बट हम बाद में जब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह करेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बेस और एसिड तो जानते हैं, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको खत्म करने वाला है, CO2 को, ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बोल रहा है व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विथ KOH द वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब लैंग्वेज पढ़िए बेटा, ट्रीटेड विथ KOH मतलब हमने इनफ KOH लिया है, मतलब KOH एक्सेस रिएजेंट है। तो कौन खत्म होने वाला है, CO2। तो CO2 खत्म होगी, इसको KOH के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन और CO2 के मिक्सचर को, O2 अभी भी बची रहेगी और CO2 खत्म हो जाएगी। तो बोल रहा है द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml। तो बची गैसेस की वॉल्यूम 64 ml। इसका मतलब O2 की वॉल्यूम जो थी कितनी है, कितनी है 64 ml। पहले कितनी थी O2 की वॉल्यूम 264 ml। उसमें से कितनी ml रिएक्ट कर गई 200 ml, सॉरी हाँ 200 ml रिएक्ट कर गई। तो बची कितनी 64 ml, यही तो बची ना, ये बची हुई वॉल्यूम है O2 की। वो क्या रहा है पूरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, है कंबशन रिएक्शन, बट दे क्या रखा है, कंबशन रिएक्शन के बाद CO2 और H2O मिलेगा, ये खत्म हो जा रहा है, बट O2 कुछ बच रहा है और CO2 कुछ प्रोड्यूस हो जाएगा, H2O गायब हो गया क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए हम। अब ये दो गैसेस में से जब मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से डालूंगा इन गैसेस को, तो CO2 रिएक्ट कर जाएगी उसके साथ, CO2 खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बची रहेगी। बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम दे रखी है, मतलब फाइनली कितनी ऑक्सीजन बची बेटा 64 मिलीलीटर। मतलब ये कितनी होगी 260, सॉरी इसका नहीं पता मुझे, बट 264 तो 264 था ना पहले, हाँ तो 260 ml बची होगी बेटा, 260 ml बची होगी। और इनकी मिला के वॉल्यूम कितनी थी, मिला के वॉल्यूम कितनी थी 224 ml, नहीं रेजिडुअल गैस आफ्टर कूलिंग ऑक्यूपाइड 224 ml, अरे 260 नहीं 200 ना, 264 ml ओरिजिनली O2 थी, फाइनली 64 बची है, मतलब कितनी, सॉरी बची है 64, बची है 64, बची है अब 64 ml। तो रिएक्ट कितनी कर गई 200 ml, और ये दोनों मिला के 224 ml थे, मतलब इसकी कितनी ml प्रोड्यूस हुई 224 माइनस 64, कितना हो गया 224 माइनस 64, 224 माइनस 64 कितना हो गया, कितना हो गया 0, 224 माइनस 64, 12 माइनस 6 इज 6, कितना 160। ध्यान से देखेंगे बेटा 80 ml हाइड्रोकार्बन में 160 ml CO2 प्रोड्यूस की। अब जो ये सब गैसेस हैं एक्सेप्ट H2O फाइनली, बट गैसेस रिएक्ट करती हैं इन द रेशियो ऑफ देयर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा 80 ml ने 120 ml प्रोड्यूस की,
इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये तो मतलब हुआ इस बात का, ये तो मतलब हुआ ना बेटा इस बात का, इसका 1 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा होगा। समझे? समझे बेटा? अब ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है? कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है? 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। तो 80 ml हाइड्रोकार्बन के साथ 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और 160 मिलीलीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके 80 इसके 160 प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका 1 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका 80 ml इसके 200 ml के साथ रिएक्ट कर रहा है। 80/200 क्या रेशियो हो गया बेटा? 80/200 सिंपलेस्ट रेशियो में बताइए। 80/200 2:5। 80/200 सिंपलेस्ट रेशियो में क्या हो गया? 2/5। मतलब इसके 2 इसके 5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 इसके 2.5 के साथ रिएक्ट करेगा। समझे क्या? 2:5 का रेशियो आ रहा था यहां पर वॉल्यूम के, और जो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो भी होता है ना बेटा, वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी होता है। तो इसकी 80 ml इसकी 200 ml के साथ रिएक्ट कर रही थी, तो इसकी 2 इसकी 5 के साथ रिएक्ट कर रही है। 2:5 का रेशियो है, तो इसके 2 मोल्स इसके 5 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका 1 मोल इसके 5/2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। दिख रहा है क्या? अब अगर मैं देखूं इस 2 को यहां ले आता हूं, ये 2 को गायब करके, तो यहां क्या हो गया? 4। दिख रहा है? कार्बन का नंबर दिख रहा है? कार्बन का नंबर, यहां 4 कार्बन है RHS में, यहां 2x कार्बन है। x की वैल्यू पक्का कितनी है बेटा? 2। कि भाई 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब H2O के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं पता मुझे, बट मैं ऑक्सीजन के बैलेंस आउट कर सकता हूं लेफ्ट राइट में। ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन के यहां कितने एटम्स हैं? 10। RHS में यहां कितने हैं? 8। तो यहां कितने होने चाहिए ऑक्सीजन के एटम? 2। तो इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए? 2। समझे? अब बचा Y। 2y should be equal to 4। 2y should be equal to 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? मतलब मेरा केमिकल फॉर्मूला क्या है मेरे हाइड्रोकार्बन का? एम्पेरिकल फॉर्मूला एटलीस्ट क्या है? C2H2। ये समझे क्या? अच्छा सवाल है, घर जाके करेंगे फिर से करेंगे बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ सवाल है। अभी क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे? कंसेप्ट एक तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का कंसेप्ट, इसके अलावा जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो जिस वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट करती हैं वही मोल्स का रेशियो भी होता है रिएक्ट करने का, वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी होता है रिएक्ट करने का। जिस रेशियो में रिएक्ट करके प्रोड्यूस होंगी उसी रेशियो में मोल्स भी प्रोड्यूस होंगे, उसी रेशियो में मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो यहां पूरा खेल रेशियो का चल रहा है बेटा। 80 ml 264 ml के साथ रिएक्ट करके ये खत्म हो जा रहा है, मतलब ये 80 ml कंज्यूम हो गया, बट ये पूरा खत्म नहीं हो रहा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम दी थी मुझे इन दोनों की मिला के, कितनी दी थी? 224 ml दोनों की मिला के। फिर ये बोला था कि इसको KOH से रिएक्ट कर रहे हैं, तो KOH से CO2 रिएक्ट करेगा केवल, तो CO2 गायब हो गया, बचा केवल O2। तो O2 है 64 ml और शुरुआत में कितना था O2? 264 ml। तो कितना रिएक्ट कर गया बेटा O2? 200 ml वॉल्यूम। तो इसके 80 के साथ इसका 200 रिएक्ट कर रहा है,
और बना कितना रहा है, बनाएगा 224 माइनस 64 160. P is reacting with 200 of O2 is producing 160 of CO2. तो इसका रेशियो 1:2 पता चल गया, इसका रेशियो 2:5 पता चल गया. तो वहां से फिर रिएक्शन बैलेंस करूंगा मैं और फिर x और y अननोन की वैल्यू निकाल सकता हूं. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? आया हुआ सवाल है अभी 21 जैन को. कल कंटिन्यू करेंगे बेटा मूल कंसेप्ट के सवाल, ये जो मेंस में आए हुए हैं अभी.